नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एनसीसी ठाकुर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम ऐसी महान हस्ती के बारे में जो कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस जैसे अन्य देशभक्तों की तरह एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा को प्रमोट किया और अपने साहित्य के जरिए लोगों में देशभक्ति जगाई। उनकी बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने लोगों को ये बताया कि 1857 का जो विद्रोह था वो सिर्फ एक सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, वो हिंदुस्तानी सिपाहियों का अंग्रेजों से आजादी का एक पहला युद्ध था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर के बारे में, जिनको स्वतंत्र वीर सावरकर भी कहा जाता है। तो एक सच्चे देशभक्त होने के बावजूद उनको इतिहास में बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया था तो वीर सावरकर ने उसको सपोर्ट नहीं किया बल्कि अपोज किया। कारण क्या है वो हम आगे जानेंगे। और गांधी जी की जब हत्या हुई तो उसमें भी वीर सावरकर का हाथ बता के उन पर कार्रवाई की गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को गलत ठहराया और वीर सावरकर को रिहा कर दिया गया। तो इस कंट्रोवर्सी ने अभी हाल फिलहाल में दोबारा आग पकड़ ली, क्योंकि रिसेंट में अभी एक मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिसमें रणदीप हुड्डा जो है वो वीर सावरकर का रोल निभा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने फिर से वही सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या वीर सावरकर सच में एक सच्चे देशभक्त थे? उन्होंने 1839 के इलेक्शन में क्यों मुस्लिम लीग का समर्थन किया? और क्या सच में महात्मा गांधी की हत्या के पीछे वीर सावरकर का कोई हाथ था? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ वीर सावरकर की जीवनी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर फ्यूचर में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल इंसिसिव ठाकुर को फॉलो करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, वीडी सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर और इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में एक भगुर नाम के गांव में हुआ। और इनके पिता का नाम था दामोदर सावरकर और माता थी राधाबाई सावरकर। और इनके दो भाई थे जिनका नाम था गणेश और नारायण, और एक बहन थी जिसका नाम था मैना। देखिए, वीडी सावरकर जो थे उनमें बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह की भावना थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो ग्रुप्स बने हुए थे उनमें बचपन से ही वो इन्वॉल्व हो गए थे। जब वो अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे थे पुणे में फर्गसन कॉलेज में, तो वहाँ पर वो अपने कलीग्स, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ डिबेट्स में हिस्सा लेते थे। उन डिबेट्स में वो अपने कलीग्स को वर्ल्ड में जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए, फॉर एग्जांपल अमेरिका में, नीदरलैंड, इटली, इनमें जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए आज़ादी के लिए, उसके बारे में वो चर्चा करते थे अपने कलीग से और उनको बताते थे कि देखिए, अगर हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए तो हमको एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया अपनाना पड़ेगा। सिर्फ अहिंसा के मार्ग पे चलकर हम आज़ादी नहीं ले सकते। देखिए, उस टाइम क्या होता था कि कोई भी रिवॉल्यूशनरी ओपनली भाषण नहीं दे सकता था, कोई ऐसा भाषण जो अंग्रेजों के खिलाफ हो, क्योंकि अंग्रेजी जो जासूस थे वो अपनी तेज नज़र हर जगह बनाए रखते थे। कोई भी ऐसा भाषण दे उसको तुरंत जेल में डाल देते थे। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए? उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1909 में ये बुक लिखी उन्होंने इस बुक में बताया कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था सिपाहियों के द्वारा, जो मेरठ से शुरू हुआ था, वो सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, वो आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। और ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि उस टाइम देखिए, जो जासूस होते थे उनकी नज़र इन पब्लिकेशंस पे भी होती थी। इस तरीके की बुक आप ओपनली पब्लिश नहीं कर सकते थे और ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो वीर सावरकर ने इस बुक को इतना सीक्रेटली पब्लिश करवाया और इसका जो फ्रंट पेज है उसको बिल्कुल ब्लैंक रखा और अंदर फर्स्ट पेज पर भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और अंदर स्टोरी कुछ और थी। और इस बुक का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी सीक्रेट रूप से किया गया था। जब ये बुक छपी पहली बार तो इसकी 2000 कॉपीज बिक गई, यानी ये बुक इतनी फेमस हो गई। तो वीर सावरकर को समझ में आया कि इस बुक को हिंदी और इंग्लिश में छपवाना भी बहुत जरूरी है ताकि सभी लोगों तक बात पहुंचे। और ये बुक पहली बार मराठी में छपी, फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में भी छपी। और जब लोगों ने ये बुक पढ़ी तो उनको समझ में आया कि असली इतिहास था क्या हुआ था उस टाइम। लोगों की आंखें खुली, लोगों को समझ में आया कि अंग्रेजों को खदेड़ना कितना जरूरी है। यानी कि ये बुक इतना फेमस हो गई थी कि उसके बाद हर क्रांतिकारी को ये बुक पढ़ना बहुत जरूरी था। यानी कि एक तरीके से ये क्रांतिकारियों के लिए गीता बन गई थी कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में आर्यन नाम की एक वीकली मैगजीन भी शुरू की,
जिसमें वो लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंस और देशभक्ति जैसी बातों का जिक्र करते थे ताकि लोगों में एक जागरूकता फैला सकें, क्योंकि उस टाइम लोगों में जागरूकता थी नहीं। आधे से ज़्यादा जनता को तो पता ही नहीं था कि आज़ादी होती क्या है। तो इस जागरूकता को फैलाने का काम उस टाइम किया मित्र मेला कम्युनिटी ने, जो कि बाद में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों अब क्या होता है, 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म नाम का एक एक्ट पास किया जाता है इंडिया में। तो इसका विद्रोह सावरकर के जो भाई हैं गणेश सावरकर, उन्होंने किया और उन्होंने एक आर्म्ड रिवोल्ट शुरू कर दिया जिसमें बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए। तो वीडी सावरकर पर ये चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने भी इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया है और साथ ही साथ अंग्रेजों को जो मारने की साजिश है उनके पीछे भी इनका हाथ है, और इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। तो अरेस्ट से बचने के लिए वीडी सावरकर पेरिस चले जाते हैं और फिर वहां से लंदन चले जाते हैं। उसके बाद 13 मार्च 1910 को उनको लंदन में अरेस्ट कर लिया जाता है मल्टीपल चार्जेस लगाकर। चार्जेस क्या थे उन पे कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करी है विद्रोह करने की, भड़काऊ भाषण दिए हैं और 20 हैंडगन्स इंडिया में उन्होंने सप्लाई की, जिसका यूज उस टाइम विद्रोह में किया गया था। और दिसंबर 1909 में एक ब्रिटिश अधिकारी AMT जैक्सन, उसको मारने में भी इन्हीं हैंडगन्स का यूज किया गया था। तो इन सभी आरोपों के चलते सावरकर को लंदन में अरेस्ट कर लिया गया और उनको मोरिया नाम की एक शिप में समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्ट किया गया इंडिया में। लेकिन जब वो शिप एक फ्रेंच पोर्ट मार्शल पर पहुंची तो उन्होंने खिड़की से छलांग लगा दी समुद्र में और कुछ दूरी तैरते हुए वो उस पोर्ट के किनारे पर पहुंचे। वहां उन्होंने फ्रेंच अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी कि उनको वहां पर पनाह दी जाए। उस टाइम तो फ्रेंच अधिकारियों को लगा कि सावरकर बकवास कर रहे हैं और उन्होंने बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने उनको अंग्रेजों को सौंप दिया। लेकिन जब उनको पता चला पूरा मैटर क्या था तो उन्होंने अंग्रेजों से सावरकर को वापस करने की मांग करी। उसके बाद फिर 1910 में ये विवाद परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास चला गया, जो कि उस टाइम इंटरनेशनली डिस्प्यूट्स को सोल्व करते थे। और ये जो केस है फिर अंग्रेजों के पक्ष में चला गया और सावरकर को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अब इंडिया में पहुंचने के बाद उनको पुणे के येरवाड़ा सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है और 10 सितंबर 1910 को कोर्ट में उन पर कार्रवाई शुरू होती है। उन पर 2 चार्जेस होते हैं। उनके खिलाफ नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या करवाने की साजिश और इंडियन पिनल एक्ट 121A के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने की साजिश, ये 2 केसेस होते हैं। लगभग 10 महीनों तक ये केस चलता है और सिर्फ 28 साल की उम्र में सावरकर को 50 साल की सजा हो जाती है और उनको अंडमान निकोबार की सबसे बदनाम जेल, जिसको हम काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं, उसमें भेज दिया जाता है। उस जेल में लोग जाने से पहले मरना पसंद करते थे। उस जेल में 50 साल तक की उनको सजा दे दी जाती है। देखिए अब जो मेन वजह जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी लीडर्स ने वीर सावरकर पर उंगली उठाई, वो ये था कि उनको जेल में डालने के बाद उन्होंने कई सारी दया याचिकाएं लिखी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पहली जो दया याचिका उन्होंने दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो लगभग जेल होने के 1 महीने बाद दी, 30 अगस्त 1911 को। उसके बाद उन्होंने 1913 को, 1918 और 1920 को भी दी। 1913 की पेटिशन में उन्होंने लिखा गवर्नमेंट को कि मैं एक खर्चीला बेटा हूं और मैं गवर्नमेंट के द्वार पर वापस से लौटना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि उनकी रिहाई से बहुत सारे इंडियंस का ब्रिटिश रूल में वापस से विश्वास बनेगा और इसके अलावा संवैधानिक लाइन में मेरा रूपांतरण भारत और विदेशों में उन सभी गुमराह युवकों को वापस लाएगा जो कभी मुझे अपने मार्गदर्शक के रूप में देख रहे थे, और मैं अपनी किसी भी क्षमता, जितनी मेरी क्षमता है उसमें मैं सरकार की सेवा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये पेटिशन भी उनकी रद्द कर दी गई। फिर उन्होंने 1918 में एक पेटिशन लिखी, फिर 30 मार्च 1920 को उन्होंने एक पेटिशन लिखी। उसमें कुछ हद तक अंग्रेजों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने उनके भाई गणेश सावरकर को रिहा कर दिया, लेकिन वीर सावरकर को नहीं किया। अंग्रेजों का मानना था कि अगर एक भाई अंदर रहेगा तो वो एक होस्टेज की तरह रहेगा और बाहर जो भाई है वो किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो किसी तरीके का अगर विद्रोह या मिसकंडक्ट करता है तो फ्यूचर में उसके भाई की रिहाई के लिए वो एक बाधा बनेगा। लेकिन फिर 1920 में महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मांग की अंग्रेजों से कि वीर सावरकर को रिलीज कर दिया जाए
और उनकी मांग मान ली गई और वीर सावरकर को रिलीज कर दिया गया। उसके बाद 1921 में उनको रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया और फिर 1924 में उनको एक बंगला दे दिया गया और उसमें विजिटर्स भी अलाउ किए गए, लेकिन उनको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित कर दिया गया है, यानी कि आप बाहर रहिए लेकिन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बाहर आप नहीं जाएंगे। उस दौरान वो काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स से मिलते हैं, महात्मा गांधी से मिले, अंबेडकर से मिले और नाथूराम गोडसे से भी मिले, जिन्होंने बाद में महात्मा गांधी की हत्या की। इस दौरान उन्होंने एक हिंदू सोसाइटी बनाने पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हमेशा से ही हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। क्योंकि 1895 में जब वो लगभग 12 साल के ही थे तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम राइट्स को अपनी आंखों से देखा था। तो तब से ही उनके मन में ये विचारधारा थी कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और जब वो रत्नागिरी जेल में थे तो उन्होंने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व नाम की एक बुक भी लिखी, जो कि हिंदुत्व थ्योरी को दर्शाती थी। और उसके बाद 1947 तक वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहे और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक नई गवर्नमेंट आने के बाद उनको अनकंडीशनली रिहा कर दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों कुछ इतिहासकार वीर सावरकर की देशभक्ति पर उंगली उठाते हैं। देखिए, 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने कांग्रेस लीडर्स से बिना डिस्कस किए ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान की आर्मी इस वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़ेगी। तो इस वजह से खफा होकर जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के एक कांग्रेस के सेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से ये अपील की, आपकी गवर्नमेंट के किसी भी तरीके के काम में आप उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। आप किसी भी पोस्ट पर हो, म्यूनसिपैलिटीज में हो, अदर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप गवर्नमेंट का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन स्पेशली महात्मा गांधी ने उस टाइम हिंदुस्तान की आर्मी से अपील की कि आप किसी भी तरीके से अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे इस वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसी बात का विरोध किया वीर सावरकर ने। उन्होंने आर्मी से ये अपील करी कि आप जहां हो वहीं रहो, आप लड़ो अंग्रेजों के साथ। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी की कि स्टिक टू योर पोस्ट, जहां हो वहीं रहो और अंग्रेजों का साथ दो इस युद्ध में, क्योंकि इससे आपको युद्ध की नीतियां समझ में आएंगी, युद्ध की टेक्निक समझ में आएंगी, किस तरीके से युद्ध लड़ा जाता है और इन टेक्निक्स का यूज फिर आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ करेगी उनको यहां से निकालने के लिए। ये वीर सावरकर की सोच थी। तो इस वजह से वो महात्मा गांधी की इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत थे और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ लीडर्स ने उन पर ये लांछन भी लगाए कि आप अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, उनके बिल्कुल विरोध में हैं। दूसरा कारण यह है कि 1937 में जब इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए तो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों पार्टियों को बुरी तरीके से हरा दिया। तो उसके बाद 1939 में कांग्रेस लीडर्स के रिजाइन करने के बाद जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो उस टाइम हिंदू महासभा पार्टी, जिसके लीडर थे वीर सावरकर, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया कांग्रेस के खिलाफ। तीसरा रीजन क्या है? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो दिगंबर नाम का एक व्यक्ति होता है, उसने एलिगेशन लगाया वीर सावरकर पे कि हत्या की एक शाम पहले नाथूराम गोडसे वीर सावरकर के पास मिलने गए थे और उन्होंने उनके पैर छुए और वीर सावरकर ने उनको आशीर्वाद दिया, यशस्वी भवा। उसके बाद 5 फरवरी 1948 को वीर सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या के केस में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर बाद में बाइज्जत रिहा कर दिया, क्योंकि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई सबूत या गवाह पेश नहीं किया गया जिससे ये प्रूफ हो कि वीर सावरकर का हाथ महात्मा गांधी की हत्या में था। दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, वीर सावरकर कभी भी पार्टीशन के पक्ष में थे ही नहीं। हाँ, उनकी जो पार्टी है हिंदू महासभा, उसने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, क्योंकि गांधी जी और वीर सावरकर इन दोनों की आइडियोलॉजी में दिन और रात का फर्क था। इसलिए वो अपनी पार्टी हिंदू महासभा को सत्ता में लाना चाहते थे कांग्रेस को गिराकर, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम लीग की विचारधारा से सहमत थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जिसमें सभी धर्म के लोग रहें, सिर्फ हिंदू नहीं, सभी धर्म के लोग रहें और सभी को इक्वल राइट्स हों। सही मायने में देखे जाए तो पहली बार जो ड्यूअल नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान गाया है। जिस इंसान ने एक टाइम पर यह बात कही कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही इंसान ड्यूअल नेशन थ्योरी लेके आया। और उसी इंसान ने पार्टीशन के टाइम तक आते आते ये बात बोली
कि अब एक पल भी हिंदुस्तान में रहने से मेरा दम घुटता है। तो सोचिए किस तरीके का जहर अंग्रेजों ने इस देश में धर्म के नाम पर लोगों में भर दिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जब वीर सावरकर काला पानी में कैद थे तो उन्होंने जो दया याचिकाएं अंग्रेजों को दी थी, जो भी बातें उन्होंने उन लेटर्स में लिखी, तो उसके लिए सावरकर ने कहा कि मैंने जो भी उस टाइम लेटर्स में जो बातें अंग्रेजों से कही वो भारत की लड़ाई का ही एक हिस्सा है, क्योंकि मैं अंदर जेल में बैठ के कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम मेरा जो मेन मोटो था वो था जेल से बाहर आना, क्योंकि जेल से बाहर आकर ही मैं देश के लिए कोई लड़ाई लड़ सकता हूं, अंदर बैठकर कुछ नहीं कर सकता। और रही बात महात्मा गांधी की हत्या के पीछे वीर सावरकर का हाथ, तो जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्दोष पाया था, क्योंकि उन्होंने एक कमीशन बनाया था, कपूर कमीशन, जिसके जो हेड थे वो जीवन लाल कपूर थे, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। उन्होंने बताया कि क्राइम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि नाथूराम गोडसे वीर सावरकर से मिले थे। ये उनको और उनकी पार्टी को नीचे गिराने के लिए एक साजिश की गई थी, ऐसा उस कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, जिसकी वजह से उनको रिहा कर दिया गया था। तो इन सब बातों को देखकर हम कह सकते हैं कि वीर सावरकर एक सच्चे देशभक्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि बता दीजिए कौन सा ऐसा बड़ा लीडर है जो काला पानी में सजा काट के आया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या कोई और? कौन काट के आया था? कोई भी नहीं काट के आया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद।